Hey everyone, welcome back to yet another video in the journey of getting rich। आज की इस वीडियो में हम हिंडाल्को इंडस्ट्री के स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हिंडाल्को इंडस्ट्री का जो स्टॉक है ये मेटल सेक्टर को बिलोंग करता है। ओवरऑल मेटल सेक्टर यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी यहाँ देखने को मिल रही है। एक लंबे कंसोलिडेशन के फेज़ के बाद मेटल सेक्टर ओवरऑल रिकवर करता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। और क्योंकि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एल्यूमिनियम के इन दी नॉट इन जस्ट इन दी इंडिया जस्ट बट अक्रॉस दी वर्ल्ड, तो इसका फ़ायदा यहाँ पे हिंडाल्को इंडस्ट्री के स्टॉक को देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये लोग करने वाले हैं तो वो भी हम समझेंगे। और जब किसी स्टॉक को हम डिस्कस करते हैं तो उसके बिजनेस, उसके फंडामेंटल, उसके टेक्निकल, उसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, चारों ही चीज़ों को हम यहाँ समझते हैं। क्योंकि जब इन चारों चीज़ों को समझने के बाद हमें पता चलता है कि जो हमने स्टॉक लिया है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उसकी ग्रोथ है, सब कुछ है अच्छा। तो अगर किसी मार्केट रीज़न की वजह से वो स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आ भी जाता है तो हम यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करते अपना, उसको होल्ड करके रख पाते हैं और लॉस हमें नहीं देखने को मिलता। तो बिना किसी देर की हम शुरू करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले मेरी कोई बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले इसकी वेबसाइट को यहाँ ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट को ओपन करने के बाद इनके बिजनेस सेगमेंट में जाते हैं और देखते हैं कि एल्यूमिनियम के, कॉपर के प्रोडक्ट्स को ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। एल्यूमिनियम में जैसे ऑटोमोटिव में जो प्रोडक्ट काम आते हैं, या कॉपर की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, तो उसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक में और जो कोल्ड ड्रिंक की कैन होती है, बेवरेजेस कैन होती है, वहाँ भी इनका जो प्रोडक्ट है ये प्रोड्यूस करते हैं। कार्गो हैंडलिंग में है, केमिकल्स में है, फर्टिलाइजर्स में है, एसिड्स में है। हिंडाल्को के कुछ अपने ब्रांड्स भी हैं, वो सारे ब्रांड्स आप चेकआउट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके। जैसे मैं अगर एक ब्रांड की बात करूँ तो मैक्स लोडर इनका ब्रांड है, जो ट्रक जिसको हम कह सकते हैं काइंड ऑफ। उसके बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि इनका रेवेन्यू किस सेगमेंट से कितना आता है। तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू इनका आता है वो नोवेलिस से आता है। नोवेलिस इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है। नोवेलिस के बिजनेस को समझने के लिए उसकी वेबसाइट को हम यहाँ ओपन कर लेते हैं। तो नोवेलिस के बिजनेस को समझ के लिए हमने उसकी वेबसाइट ओपन की। यहाँ पे एरोस्पेस में देखेंगे, एरोस्पेस एयरप्लेन के जो पार्ट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं। ऑटोमोटिव में इलेक्ट्रिक व्हीकल हुए और जो भी पार्ट्स ऑटोमोटिव में प्रोड्यूस करते हैं, जो यूज़ होते हैं, वो भी प्रोड्यूस करते हैं। बेवरेजेस कैन की जैसे हमने बात करी, तो इनका भी जो बिज़नेस है, नोवेलिस का भी जो बिज़नेस है, वो कॉपर और एल्यूमिनियम यानी मेटल के पार्ट्स को ये प्रोड्यूस करते हैं। और नीचे चल के वो हम देख भी पाएंगे। यहाँ पर देखें तो एरोप्लेन है, बेवरेजेस कैन है, गाड़ी के कुछ पार्ट्स हैं, स्पेशलिटीज़ में भी ये लोग हैं। वापस से हम आते हैं, इसके रेवेन्यू होता है एल्यूमिनियम से 16%, बाकी कॉपर से 17%, जियोग्राफिकली इंडिया से 22% आता है। अगर आउटसाइड वर्ल्ड से 78% आता है। तो ये डिपेंडेंट किसी एक कंट्री के ऊपर नहीं है। तो ज़्यादातर इनका जो बिज़नेस आता है वो यूरोपियन कंट्रीज से आता है, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद एक्सपेंशन की बात करें तो ये लोग फर्दर एक्सपेंड करना चाहते हैं, जिसके लिए वो 3000 करोड़ का यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, जिससे क्या होगा 170 किलो टन पर एनम से इनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और इनका मैं आर्टिकल पढ़ भी रहा था, कुमार मंगलम बिरला जी का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था। इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि ये फर्दर $8 बिलियन का कैपेक्स करना चाहते हैं। तो $8 बिलियन कितना होता है? अभी करंट कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो देखें तो 94,000 करोड़ है। और $8 बिलियन का ये यहाँ पे जब कैपेक्स करेंगे तो 1 बिलियन में कितना होता है वो हम देख लेते हैं। 1 बिलियन इन रुपीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ देखेंगे कि हाउ मच करोड़ मीन्स 1 बिलियन। सो 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़, और यहाँ पे जब 8 बिलियन की बात करें तो हो गए 800 करोड़। और ये डॉलर्स में बात हो रही है, आप वापस से देख पाएंगे डॉलर्स में बात हो रही है। तो अगर 800 करोड़ को हम 80 रुपीज़ पर डॉलर मान के चलें, सो ये यहाँ पे 64,000 करोड़ का एक्सपेंशन करने वाले हैं, जो कि लगभग इनकी जो करंट कैपेसिटी है उससे थोड़ा बहुत ही यहाँ पे कम होता है। तो आने वाले 5 सालों के अंदर दिखाता है कंपनी डबल अपना यहाँ पे एक्सपेंशन करने वाले हैं। बाकी आर्टिकल को इसको पढ़ेंगे आप नीचे जाके तो देखेंगे डिफरेंट सेगमेंट में ये लोग यहाँ पे इन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो फाइंड आउट किया है। अब इसके सीधे फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं। तो फंडामेंटल्स की बात करें तो स्टॉक पी 6.28, जो कि इंडस्ट्री पी से नीचे ट्रेड कर रहा है, दैट्स गुड पॉइंट। उसके बाद हम इसके पी को कंपेयर कर लेते हैं। तो पी को कंपेयर करते हैं सेल्फ से, तो देखेंगे कि 5 ईयर पी से नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका करंट पी 10 ईयर से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, और 3 ईयर से भी नीचे है, और 1 ईयर से भी नीचे है। तो यहाँ पे पी के मामले में कंपनी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। आई मीन लोअर प्राइस पे अवेलेबल है। और क्योंकि मेटल सेक्टर के अंदर है तो ROC और ROE दोनों ही इसके 16 और 18% हेल्दी नज़र आते हैं। बुक वैल्यू से ज़्यादा ऊपर करंट प्राइस ट्रेड भी नहीं कर रहा है, कंपनी ट्रेड भी नहीं कर रही है। डेट टू इक्विटी 0.82 आगे चलते हुए हम समझेंगे। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग को भी आगे चलते हुए हम समझेंगे। नीचे आते हैं और इसको हम कंपेयर कर ले, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम देख लेते हैं। तो हाईएस्ट एवर इनकी सेल्स है पर, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी वन ऑफ द हाईएस्ट एवर। इससे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ
इस क्वार्टर के अंदर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट था, पर 15% अगेन यहाँ पे हाईएस्ट एवर में नज़र आता है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इनका हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट यहाँ पे इन्होंने पोस्ट किया है। और इसके नीचे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो कंसिस्टेंटली पिछले कुछ सालों के अंदर इन्होंने ग्रो करके दिखाया है। और मार्च 2020 के बाद से तो इनका जो लगभग डबल टाइम इनकी जो रेवेन्यू है वो हो गया है। और सेल्स की बात करें, सॉरी प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी इनका लगभग 3 टाइम्स यहाँ से हो चुका है। हाईएस्ट प्रॉफिट जो इनका आया था वो मार्च 2018 के अंदर आया था 6000 करोड़ का। उसके बाद से भी कंपेयर करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट डबल हो गया है। आगे चलते हुए इसको हम इसके जो चार्ट है वहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से ये हमें नज़र आता है। सेल्स की बात करें तो 90% से 10 ईयर्स में कंपाउंड नहीं है, उसके बाद 5 ईयर्स, 3 ईयर्स और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अंदर अच्छे से कंपाउंड हो रही हैं। प्रॉफिट भी अच्छे से इनका कंपाउंड हुआ है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स। स्टॉक प्राइस CAGR भी अच्छे से कंपाउंड हुआ है, पर यहाँ पे एक साल के अंदर ये माइनस में रहा है। उसके पीछे रीजंस है कि यहाँ पे रशिया यूक्रेन में वॉर हुआ, उसके साथ गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ भी लगाई थी कि इंडिया का माल इंडिया के अंदर रहे ज़्यादातर, इसलिए लेकिन अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को कम करने की बात करी है, जो हम देखेंगे अभी आगे चलते हुए। रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे कंसिस्टेंट है। उसके बाद बैलेंस शीट में देखें तो रिजर्व्स इनके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बोरोइंग जो कभी 68,000 करोड़ की हुआ करती थी, इन्होंने उसको रिड्यूस करके 52,000 करोड़ तक पहुंचाया था। और अगेन इनकी 68,000 हुई, बार अगेन यहाँ पे इन्होंने इसको कंसिस्टेंटली 2 साल के अंदर कम किया है। तो बोरोइंग्स को इनको मैनेज करना आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोरोइंग लेते चले जा रहे हैं, पर क्योंकि ये अभी एक्सपेंशन करना चाहते हैं, $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है बोरोइंग्स इनकी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी बढ़ जाए, पर लॉन्ग टर्म में इसको मैनेज कर लेंगे। और आदित्य बिरला ग्रुप की ये कंपनी है, तो यहाँ पे अच्छी ये कंपनी है, इनको बिजनेस करना आता है। और इसके बाद देखें फिक्स्ड एसेट इनका 1000 करोड़ से ऊपर के जा चुके हैं, 100 करोड़ से ऊपर के जा चुके हैं। और कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस जो 10,000 करोड़ का था, अभी लास्ट ईयर के अंदर 10,000 करोड़ था, अभी भी इनका लगभग 5,000 करोड़ का कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस है। तो जब ये कैपेसिटी इसमें जुड़ जाएगी या फिक्स्ड एसेट में जुड़ जाएगी, वहाँ से जो उनका रेवेन्यू आएगा, जो नेट प्रॉफिट आएगा, वो भी रिजल्ट्स में आगे चलते हुए देखने को मिलेगा। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो लगातार इनकी पॉजिटिव आती है। उसके बाद सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें तो FII ने यहाँ पे थोड़ा सा अपना माल निकाला है, पर DII ने उसको लगातार यहाँ पे बाय किया है। और पब्लिक के हम खोल लेते हैं, पब्लिक में जाके देखें तो यहाँ देखा जाएगा कि ICICI ग्रुप और LIC ने यहाँ पे पिछले क्वार्टर के अंदर अपनी बाइंग को, होल्डिंग को बढ़ाया है। इन्होंने फ्रेश यहाँ पे बाइंग करी है, जो दिखाता है कि यहाँ पे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ का जो ग्रोथ है यहाँ पे आगे नज़र आती है। अदरवाइज़ ये ऐसी ग्रुप है जो है ऐसे ही किसी कंपनी के अंदर पैसा नहीं लगाते। अब चलते हैं सीधा इनके चार्ट पैटर्न के ऊपर, वहाँ पे क्या सिनेरियो नज़र आता है। तो सबसे पहले सारी ड्राइंग्स को मैं रिमूव कर लेता हूँ, और रिमूव करने के बाद हम सबसे पहले इसके सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो सपोर्ट की अगर हम बात करें तो मैं उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो 2 सपोर्ट्स मुझे यहाँ नज़र आती हैं। सबसे पहले तो ये सपोर्ट हुई, उसके बाद सेकंड जो सपोर्ट नज़र आती है वो यहाँ नज़र आती है। जो करंटली यहाँ पे सपोर्ट लेता है वो नज़र भी आया है स्टॉक। सो यहाँ नीचे से वापस ऊपर आने के बाद यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया है, और यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ ये नज़र आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे किस तरह से फ्लैग पैटर्न बना रहा है ये, इस तरह से ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे इसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया। और फ्लैग पैटर्न के बेस पर जब चीज़ें चलना शुरू होती है तो किस तरह से वो काम करते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। तो जितनी इस पोल की डेप्थ होती है उतनी ही डेप्थ को हम यहाँ से इसकी जो नीचे वाला रेंज होती है वहाँ से ऊपर उठा के प्लॉट करते हैं। और करंट मार्केट प्राइस से अगर बात करें कितना यहाँ पे गेन नज़र आता है इस फ्लैग पैटर्न के बेस पे, तो करंट मार्केट प्राइस से जो हमें गेन नज़र आता है वो लगभग 31-32% का गेन यहाँ से नज़र आता है। उसके बाद अगर इसको लाइफ टाइम हाई तक भी रखा जाए, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं इनके लाइफ टाइम हाई पे हैं, नेट प्रॉफिट है, नेट सेल्स लाइफ टाइम हाई पर है, तो लाइफ टाइम हाई तक की अगर हम बात करें तो 50% का गेन यहाँ से नज़र आता है करंट मार्केट प्राइस से। और जो फ्लैग पैटर्न, जिस फ्लैग पैटर्न की बात करें तो फ्लैग पैटर्न इसने के बेस पर इसने पहले भी यहाँ पे काम किया है, अच्छे से इसने परफॉर्म किया है। जो स्टॉक था पिछले कोरोना के बाद से इसने अच्छा खासा यहाँ पे गेन दिखाया। तो कैसे फ्लैग पैटर्न ने पिछले कुछ सालों में काम किया, तो ये ऊपर गया, इसके बाद यहाँ पे इसने एक छोटा फ्लैग बनाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसने एक फ्लैग बनाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसने अगेन एक फ्लैग बनाया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर से इसने एक फ्लैग बनाया। तो इस तरह से लगातार फ्लैग बनाता हुआ ऊपर गया है स्टॉक। और इसके बाद और भी देख लेते तो आगे भी इसने फ्लैग पैटर्न के बेस पर ही काम किया। तो लगातार इस चार्ट ने फ्लैग पैटर्न के बेस पे काम किया। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी अगेन ये फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ ऊपर निकल जाएगा और अपने लाइफ टाइम हाई को ये अचीव करेगा।
और इसके बाद मैं बाकी सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर लेता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ बात की कि इसका जो प्रॉफिट है 2008 में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट था, तो सॉरी 2018 में है इसका जो प्रॉफिट था 6000 करोड़ का इसका प्रॉफिट था। और उसके बाद से अभी जो प्रॉफिट दिख रहा है हमें 13,000 करोड़ लास्ट ईयर के अंदर, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अंदर 15,000। तो अगर हम इसको भी कंसिडर करके चलें कि 2 टाइम्स इसका प्रॉफिट हो गया है, तो 2018 के बाद जो स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें 2018 में जो करंटली का कंपनी का स्टॉक प्राइस था वो हम एक बार यहाँ देख लेते हैं क्या स्टॉक प्राइस था। सो 18 में जो इसका स्टॉक प्राइस था ये था। इससे अगर मैं क्योंकि 2 टाइम्स हो गया तो 100% का गेन मैं यहाँ से लगाता हूँ, तो 100% का गेन यहाँ हुआ। और यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से, क्योंकि यहाँ पर स्टैंड करता है अभी, और यहाँ से भी बात करें तो यहाँ से भी 34-35% का गेन नज़र आता है। तो तीनों ही केस में ये स्टॉक प्राइस ऊपर जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। पर मेरी को ये बाया सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से इसको बाया सेल करेंगे। मेरे कहने से सिर्फ आप इन चीज़ों को एनालाइज करना, स्टॉक को एनालिसिस करना सीखेंगे, ताकि आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन पाएँ, आपको टिप्स के बेस पे काम करने की ज़रूरत ना पड़े, और हम सब मिलकर के इस जर्नी में रिच बन सके। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। बाय बाय, टेक केयर।